दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी देते हुए खेती को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बीज विकास योजना और गन्ना यंत्रीकरण योजना को स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज की उपलब्धता बढ़ेगी, खेती की लागत कम होगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। बीज विकास योजना के तहत सत्यापित गन्ना बीज उत्पादन करने वाले सामान्य वर्ग के किसानों को 260 रुपए प्रति क्विंटल और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 310 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा। वहीं आधार बीज उत्पादन के लिए किसानों को अधिकतम 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिलेगी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में केवल भाजपा के लिए अपना पुराना किला बचाने की चुनौती नहीं है। असल मुकाबला इस बात को लेकर है कि बिहार की सियासत में मूल विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर के खुद मैदान में उतरने से सियासी पारा चढ़ गया है। टीएमसी सांसद और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने पीके के इस फैसले की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जबरदस्त हलचल मचा दी है। साथ ही जनता से उनके पक्ष में वोट की अपील भी की। बिहार सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए पीएम सूर्य घर योजना के दायरे को विस्तार दिया है। इस नई पहल के तहत प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक गरीब परिवारों के घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल मुफ्त लगाए जाएंगे। इससे न केवल बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि बिजली बिल के भारी खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास बीपीएल राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल या उपभोक्ता संख्या, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। सरकार का यह कदम हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के वंचित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। पटना। आमतौर पर जाति की राजनीति का बवंडर तब उठता है जब कोई चुनाव नजदीक हो, लेकिन बिहार में इस समय बिना चुनाव ही जाति की राजनीति गरमाई हुई है। शायद भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न नेता जातिवाद के म्यूचुअल फंड में बहुत पहले से पूंजी सेंटिमेंट निवेश करने लगे हैं। भरत तिवारी प्रकरण के बाद अब जीतन राम मांझी ने भूमिहार, राजपूत, यादव, कोइरी और कुर्मी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि बिहार की राजनीति में एक नया विवाद शुरू हो गया है। पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में टोल टैक्स को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार निजी प्राइवेट वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि केवल व्यावसायिक कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा, जबकि परिवार के साथ यात्रा करने वाले निजी वाहन चालकों को सरकार राहत देगी। अररिया जिले के फारबिसगंज में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग टोल टैक्स को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार ने राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लोग अपने घर के खाली कमरों को पर्यटकों के ठहरने योग्य बनाकर होमस्टे के रूप में संचालित कर सकेंगे। सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत होमस्टे संचालकों को प्रति कमरे 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों SHGs तथा 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे कुल सहायता 11 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को अपनी सुरक्षा को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है और उन्होंने खुद को बिहार का शेर बताया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने विरोधियों को चुनौती भी दी। बिहार में पंचायत चुनाव तय समय यानी दिसंबर 2026 में पूरा होने की संभावना कम ही दिख रही है। थर्ड राउंड के पदवार आरक्षण की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है।
इस बीच मौजूदा आयुक्त का कार्यकाल भी 3 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। पंचायत चुनाव से संबंधित अब तक सिर्फ आबादी का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर पदवार प्रकाशित किया जा सका है। वहीं इस साल अब तक 6 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदान केंद्रों का निर्धारण और आरक्षण निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। बांका। बिहार के बांका जिले में आदिवासी किसानों को मछली पालन के लिए बिहार सरकार 80% का अनुदान देगी। किसानों को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। महज 2 लाख रुपए ही आदिवासी किसानों को देने होंगे। योजना के तहत नए तालाब निर्माण, गार्ड शेड, बोरिंग और सोलर पंप सेट लगाने पर 80% तक अनुदान दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बांका जिले में 15 आधुनिक मत्स्य पालन इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले के बांका, बेलहर, कटोरिया और चांदन प्रखंड के कई इलाके पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में जल संरक्षण और साल भर पर्याप्त जल उपलब्ध कराना किसानों के लिए बड़ी चुनौती रही है। समस्या के समाधान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने ये महत्वाकांक्षी योजना शुरू। समस्तीपुर जिले में रोजगार के लिए 6000 से अधिक लोगों ने जुलाई 2025 से मार्च 2026 के बीच नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन कराया है। श्रम संसाधन या सरकार के अन्य विभागों व गैर सरकारी कंपनियों की ओर से समय समय पर रोजगार मेला का आयोजन किया। इसमें सबसे अहम शर्त ये कि बेरोजगारों का एनसीएस पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से हो। इसलिए साल दर साल पोर्टल पर निबंधन कराने वाले बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। जिला नियोजनालय के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 से मार्च 2026 के दौरान विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा जिले में 63 रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। इन कैंप में कुल 1137 बेरोजगार लोगों को साक्षात्कार के बाद विभिन्न नौकरियों में चयनित किया गया और रोजगार प्रदान किया गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। उपचुनाव संचालन के लिए 21 कोषांग बनाने के साथ विधानसभा क्षेत्र में 42 सेक्टर पदाधिकारी और 42 सेक्टर पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। 3 फ्लाइंग स्क्वायड, 9 स्टैटिक सर्विलेंस टीम व 3 वीडियो सर्विलांस और वीडियो व्यूइंग टीम चुनावी गतिविधियों, आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्च और कानून व्यवस्था पर 24 घंटे नजर रख रही हैं। बिहार समाज कल्याण विभाग की मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने कहा कि बिहार की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। शिक्षा, प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी बढ़ती भागीदारी राज्य में हो रहे सकारात्मक सामाजिक बदलाव का प्रमाण है। गुरुवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा में चयनित महिला अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। मंत्री श्वेता गुप्ता ने मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इस योजना का सबसे बड़ा उदाहरण वे बेटियां हैं जिन्होंने आर्थिक सहायता प्राप्त कर बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली महिला अभ्यर्थियों को सिविल सेवा की तैयारी के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। पटना में बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को भूमिगत सबवे अंडरग्राउंड रास्ते से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना को राज्य सरकार ने नई गति दे दी है। परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में देनदारी मद से 13.40 करोड़ रुपए 1340 लाख रुपए तत्काल खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि के जारी होने के बाद लंबे समय से लंबित भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का मंत्री पद इन दिनों राजनीतिक और कानूनी दोनों वजहों से चर्चा में है। वो अभी बिहार विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसके बावजूद उन्हें पहले 20 नवंबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और बाद में 7 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार में दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब इस नियुक्ति की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दीपक प्रकाश इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे और आगे उनके मंत्री पद को बचाने की क्या रणनीति हो सकती है। हाल ही में 70वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा बीपीएससी का रिजल्ट आया। बिहार ही नहीं, यूपी झारखंड के भी कई अभ्यर्थियों ने सफलता के झंडे गाड़े। अपनी मेहनत के दम पर कामयाब की नई इबारत लिखने वालों में 148 महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी तैयारियों में बिहार सरकार ने भी अपनी भूमिका निभाई। अगर आपकी आंखों में भी बड़ा अफसर बनने का ख्वाब है लेकिन पैसों की तंगी आड़े आ रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत आपको यूपीएससी/बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। अति पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति व जनजाति के वे अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीएससी/बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन्हें अंतिम परीक्षा की तैयारी करने के लिए बिहार सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर खुलकर प्रशांत किशोर के पक्ष में अपील की है। उनके इस बयान ने चुनावी मुकाबले को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है, क्योंकि बांकीपुर सीट पर कायस्थ मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है और शत्रुघ्न सिन्हा स्वयं इसी समाज से आते हैं। बिहार में मनरेगा श्रमिकों के लिए खुशखबरी, अब प्रतिदिन मिलेंगे 300 रुपए। बिहार के मनरेगा VB-G रामजी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 45 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे ये 255 रुपए से बढ़कर 300 रुपए प्रतिदिन हो गई है। ये निर्णय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की नई दिल्ली में आयोजित ग्रामोदय से राष्ट्रोदय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की गई अपील के बाद लिया गया है। मंत्री श्रवण कुमार ने देश भर में समान मजदूरी दर लागू करने का सुझाव दिया था। इस वृद्धि से राज्य के लाखों गरीब श्रमिकों को आर्थिक संबल मिलेगा। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत पर फिलहाल फैसला नहीं हो सका। जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना, लेकिन अंतिम आदेश सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे तय कर दी। करीब 40 मिनट तक चली बहस में शिकायतकर्ता रोशन आनंद और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे। सुनवाई के दौरान जिला जज रूपेश देव ने मामले के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया। अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष की मांग पर फैजल खान उर्फ खान सर के कथित पुराने आपराधिक इतिहास से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित रिकॉर्ड हर हाल में आज ही प्रस्तुत किया जाए ताकि मामले की समुचित पड़ताल की जा सके। छात्रों और युवाओं से जुड़कर कांग्रेस को मजबूत करने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमीनी माहौल बनाने की रणनीति को अंजाम देने के लिए राहुल गांधी बिहार का दौरा करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा 15 जुलाई को होने की संभावना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी पटना में एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के जरिए कांग्रेस बिहार में छात्रों और युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में आज यानी मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब कल अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट ने आज मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज और कागजात पेश करने का निर्देश दिया है। इस बीच पुलिस की तफ्तीश में सामने आए हथियार प्रकरण ने केस को और पेचीदा बना दिया है। पुलिस जांच के मुताबिक खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े फैजल खान उर्फ खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के सत्यापन के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि कथित फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार ताले बरसिंह के नाम पर दर्ज है। वो उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के अनुसार हथियार लाइसेंस की वैधता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। बिहार की सियासत और अवाम के बीच अब एक नया मुद्दा दस्तक दे चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स चुकाने के आदी वाहन चालकों को अब राज्य सरकार की सड़कों पर भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। बिहार सरकार ने बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 लागू कर राज्य के इतिहास में पहली बार
स्टेट हाईवे, बड़े पुल, बाईपास और सुरंगों पर टोल टैक्स वसूली का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार इसे बेहतर सड़क व्यवस्था और रखरखाव के लिए जरूरी कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और आम लोग इसे महंगाई के दौर में जनता पर एक नया आर्थिक बोझ करार दे रहे हैं। बरसों से दूसरों के लिए चुनावी बिसात बिछाने वाले प्रशांत किशोर उर्फ पीके अब खुद उसी बिसात पर सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहे हैं। सत्ता के गलियारों में किंगमेकर की हैसियत रखने वाले पीके अब बिहार में किंग बनने की जद्दोजहद में हैं, लेकिन पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट उनके लिए किसी राजनीतिक चक्रव्यूह से कम नहीं दिख रही। जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर कर रोकने की रणनीति बनाई गई थी, उसी अंदाज में अब पीके की सियासी राह में भी कई मोर्चे खुलते दिखाई दे रहे हैं। कटिहार जिले के तेलता रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट को लेकर बवाल ने रेलवे व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टिकट काउंटर पर कथित बिचौलिया तंत्र के हावी होने के आरोपों के बीच स्थानीय यात्रियों और कुछ लोगों के बीच जमकर तकरार, नोकझोंक और तू मैं हुई। इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया और रेल प्रशासन को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। बेगूसराय जिले में बिजली के मीटर में हुए शॉर्ट सर्किट ने देखते ही देखते भीषण अग्निकांड का रूप ले लिया। नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव स्थित गाछी टोला वार्ड संख्या 7 में सोमवार को लगी आग ने एक ही परिवार के 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि घर में रखा रसोई गैस सिलेंडर भी धमाके के साथ फट गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैली। मॉनसून की आमद के साथ ही राजधानी पटना में डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। जुलाई के पहले 5 दिनों में ही 22 नए डेंगू मरीज सामने आए हैं, जबकि 30 जून तक पूरे जिले में केवल 23 मरीज दर्ज किए गए थे। यानी महज कुछ दिनों में संक्रमण की रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई है। जिला संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यालय के मुताबिक 5 जुलाई तक जिले में कुल 45 मरीज मिल चुके हैं। विशेषज्ञ इसे मॉनसून के साथ बढ़ते संक्रमण का शुरुआती इशारा मान रहे हैं। पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के सेल्फ असेसमेंट अभियान की शुरुआत कर दी है। इस बार टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली जाएगी। नगर निगम अब बिजली बिल के डाटा के आधार पर संपत्तियों का सर्वे कर उन मकानों और भवनों की पहचान करेगा जो अब तक प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में शामिल नहीं हो सके हैं। बिहार में मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान और सक्रिय नजर आ रहा है। बिहार मौसम सेवा केंद्र के मुताबिक आज यानी बुधवार को राज्य भर में बादलों का डेरा रहेगा और अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण सड़क, रेल और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालात को देखते हुए कई इलाकों में प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कुछ सप्ताह पहले शुरू किए गए नए मिसिंग लिंक मार्ग की एक प्रमुख सुरंग में तेज पानी का रिसाव शुरू हो गया है। सुरंग के अंदर जलभराव और संभावित खतरे को देखते हुए लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस ने इस नए मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। बिहार के मुंगेर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार के संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी कथित रूप से पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा भाई के संपर्क में था और अपने 2 अन्य साथियों के साथ किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रच रहा था। आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मामले की जांच में केंद्रीय और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी शामिल किया गया है। गाइजी, बिहार की एनडीए सरकार द्वारा राज्य स्तरीय स्टेट हाईवे, पुल पुलियों पर वाहनों से टोल टैक्स वसूलने और ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स लगाने की घोषणा के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। इस फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस फैसले को अविलंब वापस लेने की मांग की।
नालंदा पुलिस लाइन में मंगलवार को 162 प्रशिक्षु पुलिस जवानों के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में हुआ। इस अवसर पर मगध प्रक्षेत्र के आईजी जितेंद्र राणा ने जवानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल एक पोशाक नहीं, बल्कि उसकी पहचान, जिम्मेदारी और जनता के विश्वास का प्रतीक है। इसे हमेशा सम्मान, अनुशासन और स्वच्छता के साथ धारण करना चाहिए। समारोह में जहानाबाद और अरवल जिले के 162 प्रशिक्षु जवानों ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आकर्षक परेड का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जवानों के परिजन, पुलिस पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोल्ड में गिरावट का दौर जारी है। गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाई से करीब 30% तक टूट चुकी हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका है या फिर सोने में अभी और कमजोरी आ सकती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने पर दबाव जरूर है, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी पूरी तरह खराब नहीं हुई है। पिछले 160 दिनों में सोने में भारी गिरावट आ चुकी है। 29 जनवरी को सोना $5,600 प्रति औंस के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। इसके अगले ही दिन से इसमें गिरावट जारी है। पिछले दिनों यह फिसलकर $4,000 प्रति औंस से नीचे पहुंच गया था। हालांकि बाद में इसमें कुछ रिकवरी भी देखने को मिली। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी ये भारत के सबसे अरबपति उद्योगपति हैं और इनकी हैसियत का जलवा एशिया में भी सबसे ऊपर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज जो रुतबा अंबानी और अदानी का है वो आज से 20 साल पहले किसी और का हुआ करता था। हम टाटा या बिरला के जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2008 से पहले का किस्सा बताने जा रहे हैं। दरअसल मुकेश अंबानी 2000 के दशक के बीच में पहली बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर उभरे और अक्टूबर 2007 में उन्होंने दुनिया के सबसे अरबपति कारोबारियों की लिस्ट में भी टॉप लेवल हासिल किया। इसके बाद से वे लगातार कई सालों तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर बने हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें गौतम अदानी से कड़ी टक्कर मिली और कभी अदानी तो कभी अंबानी भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले पायदान पर बरकरार हैं। प्याज किसानों को उचित दाम न मिलने के कारण जून जुलाई के महीने में महाराष्ट्र के प्रमुख प्याज उत्पादक जिलों में किसानों का विरोध देखने को मिला था। किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने नाफेड और एनसीसीएफ को सीधे किसानों से प्याज खरीदने के निर्देश दिए थे। अब किसानों ने सरकारी एजेंसियों को प्याज बेचने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उपभोक्ता मंत्रालय बफर स्टॉक को लेकर चिंतित है। सरकार ने इस साल 2 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 5,000 टन ही प्याज की सरकारी खरीद हो पाई है, जो कुल लक्ष्य का सिर्फ 5% है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संघ के अध्यक्ष भारत दिघोले ने जागरण बिजनेस खास बातचीत कर सरकारी एजेंसियों को प्याज न बेचने के 3 मुख्य कारण बताए। बिहार के गोपालगंज में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से शहर के साधु चौक इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कंबोडिया कनेक्शन से जुड़े एक संवेदनशील मामले में एनआईए की टीम ने एक नौकरी एजेंट के घर पर अचानक छापेमारी की और करीब 5 घंटे तक सघन तलाशी के साथ गहन पूछताछ की। इस अचानक हुई कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और पूरे इलाके में आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी गई। तिहारी के हरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की संयुक्त टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चलाए गए एक विशेष तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने यूक्रेन की एक महिला नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये महिला सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचकर अवैध रूप से भारत से नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। बिहार कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आनंद माधव, पूर्व विधायक छत्रपति यादव, नागेंद्र पासवान विकल, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजन और वसी अख्तर ने एक संयुक्त बयान जारी कर अपनी ही पार्टी की वर्तमान व्यवस्था पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इन वरिष्ठ नेताओं ने बिहार कांग्रेस में स्वयंभू और स्वयं घोषित पदाधिकारियों की बढ़ती बाढ़ पर गहरी चिंता व्यक्त की है और विरोध स्वरूप एक राजनीतिक कार्टून भी जारी किया है, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। कटिहार बिहार के कई जिलों में सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली मध्याह्न भोजन मिड डे मील व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच कटिहार से एक बेहद सकारात्मक और अनुकरणीय खबर सामने आई है।
कटिहार के जिलाधिकारी डीएम ने प्रशासनिक मुस्तैदी और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मनिहारी अनुमंडल के मध्य विद्यालय कौंटाकोश का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के इस अचानक हुए दौरे से जहां एक ओर स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, वहीं दूसरी ओर आम लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा। बिहार पुलिस महकमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वैशाली जिले के महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ संजीव कुमार के खिलाफ गंभीर प्रशासनिक शिथिलता और लापरवाही को लेकर गाज गिरनी तय हो गई है। तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार महुआ एसडीपीओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन की मजबूत अनुशंसा की गई है। एसपी वैशाली के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए डीआईजी ने अंतिम कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय पटना को रिपोर्ट भेज दी है। कैमूर। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 19 NH 19 पर परिवहन विभाग के वाहन जांच केंद्र के पास चल रहे अवैध वसूली के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। अनुमंडल कार्यालय मोहनिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहनिया एसडीपीओ गोपाल कृष्णा ने इस पूरे मामले की आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस सिंडिकेट के खिलाफ एक बड़ी और सफल कार्रवाई की है। पूर्णिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जानकी नगर थाना क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई लूट की वारदात का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने अपराधियों के पास से घटना के दौरान लूटा गया मोबाइल फोन भी सकुशल बरामद कर लिया है। गोपालगंज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जन सुराज के सूत्रधार एवं बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की चुनावी दावेदारी पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं विधान परिषद सदस्य जनक राम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला जनता करती है। जनक राम ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता का समर्थन पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और इस बार भी एनडीए उम्मीदवार को ही आशीर्वाद मिलेगा। गोपालगंजन में पुलिस प्रशासन का एक बेहद अनोखा और जमीनी अंदाज देखने को मिला है। आमतौर पर भारी सुरक्षा और हूटर बजाते सरकारी काफिले में चलने वाले गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक एसपी विनय तिवारी इस बार खुद बाइक चलाकर शहर की सड़कों पर उतरे। समाहरणालय परिसर से बिना किसी तामझाम के बुलेट पर सवार होकर निकले एसपी को इस रूप में देखकर सड़कों पर मौजूद आम जनता और राहगीर आश्चर्यचकित रह गए। ये बिना प्रोटोकॉल वाला औचक निरीक्षण पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। भागलपुर वन प्रमंडल के निर्देश पर मंगलवार को वन विभाग की टीम ने पर्यावरण और वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले अवैध आरा मिलों के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। वन विभाग ने कड़े तेवर दिखाते हुए जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की। इस औचक कार्रवाई से अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने वाले माफियाओं और मिल संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है। ये पूरी कार्रवाई वन क्षेत्र पदाधिकारी कुमार गौतम के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम द्वारा अंजाम दी गई। वन विभाग की टीम ने स्थानीय कजरैली एवं सजौर थाना पुलिस के सक्रिय सहयोग से भागलपुर वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नाथनगर प्रखंड के समौनी मोड़ तथा शाहकुंड प्रखंड के मलिकपुर हटिया में चल रहे अवैध आरा मिलों पर एक साथ धावा बोला। पुलिस बल की मौजूदगी के कारण मिल संचालकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पटना जिले के बिक्रम नगर पंचायत में भक्ति और धार्मिक उत्साह का एक भव्य माहौल देखने को मिल रहा है। करसा रोड स्थित पीएम श्री नवोदय विद्यालय के मुख्य द्वार के सामने नवनिर्मित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हो गया है। इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है और मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। महायज्ञ की शुरुआत एक अत्यंत भव्य और मनोहारी कलश यात्रा के साथ की गई। इस यात्रा में बिक्रम खोरैठा, करसा सहित आसपास के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पवित्र नदी से जल ग्रहण कर भगवान के जयकारे और भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु वापस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। इसके बाद विद्वान पंडितों द्वारा पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ मंडप में कलश स्थापना की प्रक्रिया पूरी। पटना
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जीवन से जुड़ी कई किताबें, उनकी जीवनी और स्मारिकाएं पटना के पास संपतचक इलाके के उदेनी के नजदीक कचरे के ढेर में फेंकी हुई पाई गई हैं। इस घटना के सामने आने के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने घटना को लालू यादव की राजनीतिक विरासत को मिटाने की एक साजिश बताया है। नालंदा राजगीर जू सफारी आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब पर्यटक उसी दिन ऑनलाइन टिकट बुक कर जू सफारी का भ्रमण कर सकेंगे। जू सफारी प्रशासन ने रियल टाइम ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली लागू कर दी है, जिससे टिकट बुकिंग पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो गई है। अब तक ऑनलाइन टिकट लेने के लिए कम से कम एक दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती थी। वहीं तत्काल भ्रमण करने वाले पर्यटकों को पार्किंग संख्या 05 स्थित टिकट काउंटर पर लंबी कतार में लगकर टिकट लेना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये परेशानी खत्म हो गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।